हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले आपकी किसी भी स्टेट से हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी ये हेल्प करने वाली क्लास है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम भारतीय राजनीतिक जाति संप्रदाय से रिलेटेड विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। टीडीपी, टीएमसी, डीएमके, बीजेडी, ये जो राजनीतिक दल है वो किस किस स्टेट से रिलेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सबसे पहले तो टीडीपी आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस, फिर है डीएमके आपका हो जाएगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और बीजेडी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा तत्व है, तो ये चेतना बोध तत्व है। ये यूपी पीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो जाति प्रथा का मूल तत्व चेतना बोध है। इसी जातीय चेतना बोध के कारण कई राज्यों में संख्या के अधिक के कारण कुछ जातीय सत्ता पर वर्चस्व स्थापित करने में सामर्थ्य होती है। अगला क्वेश्चन कोटेशन है, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातिवाद के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। ऑप्शन में है लॉयड रूडोल्फ, मॉरिस जोन्स, एम.एन. श्रीनिवासन और रजनी कोठारी। तो इसका राइट आंसर होगा रजनी कोठारी। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। आगे है मंडल आयोग का संबंध किससे? तो पिछड़ी जाति के आरक्षण से संबंधित है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। आयोग ने जाति के पिछड़ेपन का आधार मानते हुए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के 11 मापदंड प्रस्तुत किए। इस आयोग की सिफारिश पर 27% आरक्षण का प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए किया गया था। आगे है मंडल आयोग गठित किया गया था, तो गठित किया गया था 79 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 80 में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर गठन पूछ रहा है या रिपोर्ट कब लाया दिया, तो वो दोनों याद रखिएगा। अभी हमने पढ़ा 79 में हुआ था, 80 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। ये भी टीजीटी में आया हो प्रश्न है आपके, रिपीट किया है 5 और 9 में। आगे है निम्नलिखित में कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ठीक है, तो देखिए जाति भी, क्षेत्र भी और आपका धर्म भी। राष्ट्रीय दृष्टिकोण ये नहीं होगा। 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एवं निर्माण। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और निर्माण। आगे है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था? 1956 द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। संघ के गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष नाम निर्देशित किया गया। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में कुछ क्षेत्र के राज्यों में से प्रत्येक के मुख्यमंत्री और 2 मंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होते हैं। ये आपका कहाँ आया हुआ था? पीजीटी 2004 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? तो धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आधार होता है धार्मिक आधार पे। तो भारत में सबसे पहले धार्मिक आधार 1909 में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इजी रहेगा बट थोड़ा घुमा के पूछ देगा तो आपको लगेगा ये कब से हुआ, तो ध्यान ये भी बातें याद रखिएगा। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी? तो 1995 में पहली बार बनी थी।
और इतनी बार बनी है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकपाल लोकायुक्त, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है और आपके सिलेबस में भी दिया गया है ये टॉपिक। ओम्बुड्समैन का प्रस्ताव भारतीय प्रतिरूप है, तो ये लोकपाल लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल आपका केंद्र में, लोकायुक्त स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो स्टार बना हुआ है, कोई बात, ये इसका देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन थोड़ा देख लेती हूँ। तो भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त पद के गठन की सर्वप्रथम अनुशंसा वर्ष 1966 में गठित मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बाद में इसके हनुमंत बने थे अध्यक्ष। लोकपाल विधेयक को वर्ष 1968 में पहली बार चौथी लोकसभा, अब किस लोकसभा में पूछा जा सकता है, तो चौथी लोकसभा थी वो। तत्कालीन उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कार्यकाल में पेश किया गया इस सदन में यह विधेयक वर्ष 1969 में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग हो गई, कि चलते ये विधेयक पहली बार में पहले समाप्त हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हो। 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा द्वारा केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना संबंधी लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित किया गया। 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा की कुछ संशोधनों के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। लोकपाल लोकायुक्त से संबंध में 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई। ठीक है, तो ये विधेयक कानून बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है आपकी, लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा 1968 में। संसद में पहली बार लोकपाल 68 में। लोकपाल विधेयक अपने देश में पारित किया गया, तो स्टार बना हुआ। 63 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो एल.एन. सिंघवी ने किया था। ये आपका यूपी टीजीटी में 2021 जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो 3 अप्रैल 1963 में सिंघवी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार से निपटने और जनता की शिकायत के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन के अनुरूप संसदीय आयोग के गठन पर बल दिया, जिसे बाद में उन्होंने लोकपाल लोकायुक्त नाम दिया। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार ने सर्वप्रथम केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की। आगे चलते हैं, लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम 1971 में कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया? ठीक है, महाराष्ट्र। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? तो स्वीडन में। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और टाइम भी याद रखिएगा, 1809 में। आगे फिनलैंड में। ठीक है, ये ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा किससे संबंधित है? 1 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी मैं इधर, लोकपाल लोकायुक्त। ठीक है, आगे है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा प्रारंभ हुई थी तो स्वीडन में। प्रश्न किए, हो गया ना। नेक्स्ट चलते, न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर कैसे अंकुश लगा सकती है? तो लोकपाल के माध्यम से। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूँ, वीडियो बनाना बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप जो मैं शॉर्ट्स में वीडियो जो क्वेश्चन देती हूँ वो भी आप उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, उससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था, आगे भी कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य। ठीक है, और ये मैं आपको बुक जो है वो घटना चक्र बुक से करा रही हूँ, भी ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है
तो ये था आपका रेडिकल पार्टी। आगे है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो अनुच्छेद 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य संघीय, ठीक है, फ्रांस एकात्मक और कनाडा एकात्मक। ये कनाडा तो संघात्मक, उसी से तो हमारा देश लिया है ना। निम्नलिखित तो कौन से संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो एक ऑप्शन में एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका नहीं, लचीला संविधान बिल्कुल भी नहीं, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन इंपॉर्टेंट है। अधिशात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्य नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। आगे, वर्तमान दशक में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो कम्युनिस्ट दर्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना की थी? तो 1887, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो एनपीसी। आगे, ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो कॉमन सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर। आगे है, निम्नलिखित में कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी? उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो पद पे बैठते ही उसका अध्यक्ष बन जाता है, पदेन उसको बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका पहल देता है? ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 39। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? तो यह है चीन। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन देशों में प्रचलित है? तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका। किसके द्वारा लोक निगम की 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा है? तो यह है W.A. रॉबसन। ठीक है, W.A. रॉबसन। आगे है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करती है? तो C.F. स्ट्रॉन्ग। लिखित अलिखित संविधान में भेद मात्र है का गुण नहीं है। एक मिनट, मैं फिर से ये कोटेशन नहीं बोलती है। लिखित तथा अलिखित संविधान में भेद मात्र का है, गुण का नहीं, मतलब सिर्फ मात्रा का है भेद, गुण का नहीं है। ठीक है, तो ये गार्डनर का कथन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गार्डनर के सारे कथन आप ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ और भी है, देखिए, लिखित अलिखित संविधान केवल मात्र भेद है। ठीक है, तो गार्डनर हो गया। लॉर्ड ब्राइस ने कहा, संविधान का लिखित और अलिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। स्ट्रॉन्ग कहते हैं यह मिथक भेद है, क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं जो पूर्ण रूप से लिखित ना हो, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है। गार्डनर, ब्राइस, स्ट्रॉन्ग, लीकॉक, स्टीवर्ट आदि विद्वान ने लिखित अलिखित संविधान के वर्गीकरण का विरोध किया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके का कोटेशन आ गया, अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन हो तो उसको आप कर सकते हो। तो इस तरीके से MCQ बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी हमें थोड़ा इस तरीके से जानकारी आपको रहेगी तो आप आसानी से एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, देखिए, जैसे इसमें सिर्फ गार्डनर ही थे, बाकी ये सब नहीं थे, तो ये सब का ध्यान रखिएगा, तो ला सकते थे अगर ये जानते तो। आगे, संविधान क्या है? तो संविधान क्या होता है? देश का मूलभूत कानून होता है, उसी के हिसाब से हमारा देश चलता है। आगे है, निम्न में किस देश में एकात्मक शासन नहीं है? ठीक है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक है। आगे है, और ये भी याद रखिए, कहाँ संघात्मक, कहाँ संसदीय, कहाँ अध्यक्षात्मक। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ? तो ब्रिटेन में, लेकिन अलिखित, लिखित संविधान अमेरिका।
आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? तो ब्रिटेन। अब इसके बारे में क्या क्या बोले हैं देखिए, ब्रिटेन के संविधान में के संबंध में कुछ कुछ लोग बोले हैं। तो ब्रिटेन के संविधान में जैसी कोई चीज़ नहीं है बेझौट, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेके जब आपको मतलब 2-4 बार पढ़ लीजिए, जो याद हो जाता है ठीक, नहीं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, ठीक है, ये डाइसी बोले, संसद को इतनी शक्तिशाली बोले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण अवधि और मरण का केंद्र बिंदु है, लास्की बोलते हैं। केंद्र की संसद के स्पीकर सर थॉमस हंगरफोर्ड ने विश्व के पहले स्पीकर थे। जर्मनी के भूतपूर्व संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। आगे है मैच करना है, ये भी देखिए, फ्रांस का संविधान कब बना, ब्रिटेन का, चीन का और अमेरिका। तो अमेरिका का कब बना था? तो 79, और फ्रांस का हो जाएगा 58। और देखिए सबसे पहले तो ब्रिटेन मैग्ना कार्टा थी, यानी सी में फर्स्ट, तो एक से ही आपका आ जाएगा। और अमेरिका का तो 79 हो जाएगा, 1789 हो जाएगा। फ्रांस तो क्या हो गया, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा ये 58, चलिए ठीक है। चाइना 82। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तो कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो ये है संविधानवाद। कुछ कुछ थिंकर्स के द्वारा बोला गया है, एक बार आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। संविधानवाद से क्या तात्पर्य है? तो कानून का शासन। संविधानवाद, ठीक है, गतिशील। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं? तो ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं राजकोष विभाग, ठीक है, राजकोष विभाग। आगे है, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? तो बौद्धिक जनक कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू को। किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन एक देश का कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो अमेरिका। अमेरिकी संविधान द्वारा किसी शक्ति निश्चित कर सकती है? तो संघ की। कौन सा विचारक संविधान एक संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? तो ये है CF स्ट्रॉन्ग। एक बार मैं फिर से बोलती, क्या है, कौन सा विचारक जो है संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं करता? तो आप लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग अंतर नहीं करते, वो खुद ही अपने में आप स्ट्रॉन्ग है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्ट उल्लेखित नहीं है, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे है, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना, अपनी सामान्य नीति को क्रियान्वित करना होता है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दल की उपयुक्त परिभाषा दी है? तो गैटल ने दी है। क्या दी है, एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना एवं अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ कुछ का, एक मिनट, इनका भी देख लीजिएगा, वर्क का, न्यूमैन का। आगे, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्य, ठीक है, 5 वर्ष है। फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन होता है? तो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। फ्रांस के में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट,
अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी व्यवस्था क्या है? तो ये है आपका शुद्ध आदेशात्मक नहीं और शुद्ध संसदीय भी नहीं, ठीक है। अगला है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। यह किसके संविधान के लिए बोला गया है? तो अमेरिका के संविधान के लिए बोला गया है। लॉ आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया है? तो चर्चिल ने फुलटन भाषण में लॉ आवरण, ठीक है, चर्चिल का फुलटन भाषण। निम्नलिखित में शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या है? तो बुर्जुआ है, ठीक है। आगे है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? तो सारा कुछ सही है, तो देख लीजिए क्या है। नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है, यह आधुनिक साम्राज्यवाद है। नव उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा का उपभोग, व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो सारा हो जाएगा। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण किसका है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र की ये लाइन है। आगे है आपका, ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? तो ये है माउंटबेटन, ब्रिटिश युग में माउंटबेटन आयोग, ठीक है। एचिसन बना था, ली बना था, इंस्टिंगटन बना था। ब्रिटिश युग में प्रशासनिक सुधार का कौन सा प्रशासनिक सुधार के लिए? तो देखो, भारत में प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से ब्रिटेन के द्वारा एचिसन, इसको क्रम में भी सजाने को आ जाता है, मतलब नेट वेट में तो यूजीसी नेट में तो आता है, तो आपको पीजीटी में भी आ सकता है या असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बिल्कुल आ सकता है। 1886 ली आयोग 1923 इसमें सबसे पहले, और इंस्टिंगटन आयोग 1912, जबकि माउंटबेटन से भारत विभाजन से संबंधित है। ये सब प्रशासनिक सुधार के लिए काम किया गया था। और माउंटबेटन योजना क्या था? भारत विभाजन के लिए था, तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस क्या है दोनों में। स्व निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, स्व निर्णय का जो सिद्धांत है वो दुधारी तलवार है, ये कौन बोले थे? तो लॉर्ड कर्जन का ये है। आगे है, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गंध है? तो पंचम गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपके ग्रुप होंगे उसमें ज़रूर चैनल को आप शेयर कीजिएगा। आगे है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, ये गलत है। बाकी सही क्या है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस संवैधानिक परिषद, स्विट्जरलैंड लैंड्स जी माइंड, चीन केंद्रीय सैन्य आयोग। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन जो स्पीकर बनता है वो सर्वसम्मति से होता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल किया जाता है उस निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधि चुनाव के लिए नहीं उतारता। इस प्रकार चुना गया स्पीकर निष्पक्ष दल रहित होता है। एक बार स्पीकर बनने के बाद वह किसी अन्य पद को धारण नहीं करता, उसका स्पीकर के पद पर पुनः चुनाव किया जाता है। इसी कारण ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर के सिद्धांत का पालन किया जाता है। अमेरिका में स्पीकर का चुनाव बहुमत दल अपने कोकस अर्थात अंतर रंग सम्मेलन में करते हैं। आगे भी जो है पढ़ लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तीसरा सदन बोला है? तो ये लास्की बोले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालय की विस्तृत व्यवस्था है? तो फ्रांस में है प्रशासनिक न्यायालय। प्रशासनिक विधि किस संविधान की मुख्य विशेषता है? तो फ्रांस। विधि का शासन जिस प्रकार समानता को प्रतिस्थापित करता है, तो प्रक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है, तो यूएसए।
आगे है, निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? तो मार्शल बनाम मेडिसन। ठीक है, ये 1803 में हुआ था। देख लेते कितना क्वेश्चन है, तो नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में ही कराते हैं। चलिए, किसी वजह से चैनल अगर आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और बुक्स वाले तो मैंने करा दिया है, तो चलो करा ही देती हूँ, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं ना। चलो आज वीडियो में इसको तो ख़त्म ही कर देते हैं। जितना ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए हेल्पफुल ही रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत पास आ गया है आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का। आगे, निम्नलिखित में किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल न्यायिक पुनर्विलोकन? तो यह मारवाड़ी बनाम मेडिसन। ठीक है, चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहते हैं? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। निम्न में कौन एक कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? तो सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हुआ, ये सही नहीं है। तो देखिए, सांस्कृतिक क्रांति जनवादी गणराज्य चीन में माओ से तुंग द्वारा चलाया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा था। 16 मई 1966 को शुरुआत हुई। क्रांति 10 वर्ष तक 66 से 76 तक चली, और इसे चीन के सामाजिक ढांचे में कई बड़े परिवर्तन हुए। माओ से तुंग ठीक है, चीन ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजिया बर्लिन टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? तो सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना है। तो सी। लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है, तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड में कितने सदस्य कार्रवाई में भाग लेते हैं? तो ये हो जाएगा सिर्फ कानूनी सदस्य। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता, तब उसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। तो प्रतिनिधि सभा को। आगे है, किस देश में उच्च सदन अथवा द्विसदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? तो अमेरिका। ये जी क्वेश्चन, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल? तो ये आगे, अमेरिकी राजनीतिक में चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमन करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो गैरीमैंडरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति मुख्यतः कार्यकारी होती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या 435। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है, तो कांग्रेस को जाना जाता है, सबको पता है। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान, चलिए पहले का क्वेश्चन ठीक है, आगे देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछा तो ध्यान रखिएगा। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो क्यूबा में। ये कहाँ आया था इस तरह के क्वेश्चन? पीजीटी में आए हो। तो अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है। हर स्टेट से 2 प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, इक्वल है वहाँ, ये नहीं कि पॉपुलेशन से नहीं है, इक्वल, सबको इक्वल है हर जगह। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है? तो धन विधेयक प्रस्तावित करना, ये नहीं है। निम्नलिखित किस देश का संविधान अलिखित है? तो ये इंग्लैंड का। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र इंग्लैंड। बहुल कार्यपालिका पाई जाती है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं? तो डी टॉकविले। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह किसका कथन है? तो डी टॉकविले। कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI का अर्थ है? तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है विपक्ष दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाई है, उसी को छाया कैबिनेट कहते हैं।
चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हमने कर लिया इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन थे इस बुक में सारा हमने कवर किया। अगर आपको जो क्वेश्चन आपको पहले से आता हो तो अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, या दूसरी बार वीडियो देख अगर आप तब भी याद हो जाता है तो फिर उसे रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।